डियर स्टूडेंट, आज केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट फॉलो करते हो बात को। डायपोल मोमेंट को हम लोग किससे इंडिकेट करते हैं जी? म्यू से। फॉलो करते हो बात को। तो देखेंगे हम लोग आगे। डायपोल मोमेंट को जानने से पहले ज़रा सा हम लोग थोड़ा पीछे चलते हैं। उधर हम लोग बात किए थे HCl का। तो HCl में हम लोग क्या बात किए थे जी? इसका होता है एलिमेंट्री 2.1, इसका क्या होता है जी? 3.0। दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है जी? 0.9। इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस कितना है? 0.9। तो बोलिए हम लोग बात किए थे ना कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.7 से कम हो और 0 से ज़्यादा हो तो क्या होता है? कोवैलेंट कंपाउंड होता है या कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। यही चीज़ हुआ अगर हम लोग बात करें NaCl में। तो NaCl में क्या बात करते हैं जी? यहाँ पर 0.9 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है इसका, और इसका कितना होता है रे बाबू? 3.0। और यहाँ पर दोनों का बीच का डिफरेंस कितना है? 2.1। तो कहने मतलब देखिए ये 1.7 से ज़्यादा हो गया ना। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 से ज़्यादा हो जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आयनिक बॉन्ड। फॉलो करते हो बात को। और 1.7 से कम और 0 से ज़्यादा हो तो उसको क्या बोलते हैं जी? कोवैलेंट बॉन्ड। अब देखिए यहाँ पर भी तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होगा ना बाबू, पोलर होगा मोलिक्यूल। और यहाँ भी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होगा ना? बोलो ना आप। कहने का मतलब क्या हुआ? इस केस में भी पोलरिटी होगा, यहाँ भी पोलरिटी होगा। फॉलो करते हो बात को। लेकिन पोलरिटी ज़्यादा किस में होगा? NaCl में, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन थोड़ा उसके तरफ हो गया है, क्लोरीन के तरफ, इसलिए Cl पर नेगेटिव चार्ज डेवलप किया और हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज। लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से क्लोरीन के पास गया है, तो यहाँ जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होगा वो क्या होगा जी? वो क्या होगा? बहुत ज़्यादा होगा। कहने मतलब जब पोलरिटी बहुत बढ़ जाए किसमें? कोवैलेंट कंपाउंड में, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आयनिक कंपाउंड बोलते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ? यहाँ भी पोलरिटी, यहाँ भी पोलरिटी, लेकिन पोलरिटी इसमें ज़्यादा है और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आयनिक कंपाउंड या बॉन्ड को बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। फॉलो करते हो बात को। कहने का मतलब आयनिक बॉन्ड एक्चुअली क्या है रे बाबू? एक्सट्रीम केसेस ऑफ पोलर कोवैलेंट बॉन्ड है ना। एक्सट्रीम केसेस ऑफ पोलर कोवैलेंट। यहाँ पर भी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, लेकिन ये चार्ज जब एक्सट्रीम हो जाए, बहुत ज़्यादा हो जाए, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आयनिक बॉन्ड। और अभी हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसमें हम लोग देखेंगे कि दुनिया में कोई भी कंपाउंड ना परफेक्टली आयनिक होता है ना परफेक्टली कोवैलेंट होता है। फॉलो मत को। अगर कंपाउंड में आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा होता है तो उसको आयनिक बॉन्ड बोलते हैं, और कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होता है तो क्या बोलते हैं उसको? कोवैलेंट कंपाउंड बोलते हैं। मतलब आयनिक कैरेक्टर अगर कम हो तो कोवैलेंट कंपाउंड बोलते हैं, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा हो तो उसको क्या बोलते हैं? आयनिक कंपाउंड बोलते हैं। कहने मतलब हम लोग जो बोलते थे कि कोई कंपाउंड कोवैलेंट है उसमें आयनिक कैरेक्टर नहीं होगा, ये गलत बात है। वहाँ भी आयनिक कैरेक्टर होगा, लेकिन आयनिक कैरेक्टर क्या होगा? कम होगा। और आयनिक बॉन्ड में क्या होगा जी? आयनिक कंपाउंड में क्या होगा जी? आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा। तो ये जो आयनिक कैरेक्टर है, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर, इसको हम लोग निकालेंगे आज किसके मदद से? इसके मदद से। फॉलो करते हो बात को। तो जरा सा देखते हैं हम लोग। कहने का मतलब क्या हुआ? आयनिक बॉन्ड में आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा होता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? आयनिक कंपाउंड। कोवैलेंट बॉन्ड या कोवैलेंट कंपाउंड में क्या होता है जी? आयनिक कैरेक्टर कम होता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? कोवैलेंट कंपाउंड। आयनिक कैरेक्टर कम होगा तो कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा ना जी। तो जो भी रहे, अभी परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर भी हम लोग निकालेंगे इसके मदद से। तो देखेंगे अगर आयनिक कैरेक्टर कम है तो उसको बोलेंगे कोवैलेंट कंपाउंड, आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा है तो उसको क्या बोलेंगे? आयनिक कंपाउंड। कहने मतलब दुनिया में कोई भी मॉलिक्यूल अगर आपको मिले और बोले कि हम 100% कोवैलेंट हैं तो डांट कर बोलिएगा तू 100% कोवैलेंट हो नहीं सकता, तुम में भी कुछ न कुछ आयनिक कैरेक्टर होगा। फॉलो करते हो बात को। अगर कोई आयनिक कंपाउंड कहीं मिले आपको और बोले हम तो 100% आयनिक हैं, फिर डांट के बोलना उसको कि कभी भी तू 100% आयनिक नहीं हो सकता। फॉलो बात को। तुझ में भी कुछ न कुछ कोवैलेंट कैरेक्टर होगा। फॉलो करते हो बात को। कहने मतलब कोई भी मॉलिक्यूल मिले कोवैलेंट और आयनिक तो उसको शक की निगाह से देखना। मतलब जरूर 100% आयनिक कंपाउंड है तो आयनिक कैरेक्टर नहीं होगा। अगर कोवैलेंट कंपाउंड है
तो वो भी 100% कोवेलेंट नहीं होगा, उसमें भी कुछ ना कुछ आयनिक करैक्टर होगा ना जी। मतलब कोई भी कंपाउंड ना परफेक्टली कोवेलेंट होता है ना परफेक्टली आयनिक होता है, और उसमें परसेंटेज आयनिक करैक्टर ज़्यादा होता है तो कंपाउंड को आयनिक कंपाउंड बोलते हैं। अगर आयनिक करैक्टर कम हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड। समझ रहे हो बात को। तो परसेंटेज आयनिक करैक्टर आज हम लोग इसके मदद से निकालेंगे और देखेंगे किस कंपाउंड को क्या बोलना चाहिए। सो अब हम लोग बात करते हैं डायपोल मोमेंट एक्चुअली क्या है। ये फिजिकल क्वांटिटी है जी, और ये क्या मेजर करता है जी, डिग्री ऑफ पोलरिटी को। क्या बोलता है जी, किसको मेजर करता है, डिग्री ऑफ पोलरिटी को मेजर करता है जी। अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं डायपोल मोमेंट क्या है जी, इट इज ए फिजिकल क्वांटिटी which measure the degree of polarity। फॉलो करते हो बात को। क्या है जी डायपोल मोमेंट, ये फिजिकल क्वांटिटी है जो डिग्री ऑफ पोलरिटी को मेजर करता है रे बाबू। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर डायपोल मोमेंट, जैसे ये भी कोई कंपाउंड है तो अल्टीमेटली हम लोग बात करते हैं ए और बी के बीच में डिस्टेंस होगा, इसके बीच में डिस्टेंस होगा। मान लो ये हम लोग बात करते हैं क्या, ये वाला हम लोग बात करते हैं जो दोनों के बीच में डिस्टेंस है, ये क्या है जी, डी है सपोज करो। और इसमें चार्ज क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोपॉजिटिव को पहले लिखते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव को बाद में लिखते हैं। तो ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, तो अल्टीमेटली इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, इस पर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। और इसका चार्ज ई प्लस होगा, उसका क्या होगा, ई माइनस। फॉलो करते हो बात को। तो कोई एक चार्ज का हम लोग बात करें, प्लस या माइनस से मतलब नहीं है। तो यहाँ हम लोग म्यू कैसे निकालते हैं इस केस में जी, म्यू बोलते हैं इसको। डायपोल मोमेंट कैसे निकालते हैं, डायपोल मोमेंट को हम लोग निकालते हैं चार्ज इनटू डिस्टेंस से। कैसे निकालते हैं डायपोल मोमेंट जी, ई इंटू डी। ई क्या है जी, चार्ज हो गया उसका, और डी क्या हुआ, उसके बीच का डिस्टेंस। कोई एक चार्ज, यहाँ भी प्लस होगा, यहाँ ई माइनस होगा ही। अब हम लोग बात करते हैं, क्या पता है आपको, ये वेक्टर क्वांटिटी है जी, ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर में तो मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी होगा, और इसका डायरेक्शन किधर से किधर होता है पता है आपको, इधर से इधर, प्लस से माइनस की तरफ। फॉलो करते हो बात को। और हम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तरफ, एक ही बात है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के तरफ। फॉलो करते हो बात को। उधर आप देखिएगा। और दूसरा चीज़, अगर कहीं पर हम लोग बात करते हैं, ये एटम है, कोई एटम है और कोई लॉन पेयर है। सपोज करो एक एटम ये है, इससे बहुत सारा एटम जुड़ा हुआ है, मान लो बहुत सारा हम लोग बात करते हैं बी जुड़ा हुआ है इस तरह से, और इधर क्या है जी, लॉन पेयर है। तो हम लोग बात करते हैं यहाँ पर ये से लॉन पेयर की तरफ इसका डायरेक्शन होगा। फॉलो करते हो बात को। कहने मतलब क्या हुआ, हम लोग बात करते हैं इस केस में एटम से लॉन पेयर की तरफ होता है इसका डायरेक्शन, और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तरफ होता है, मतलब पॉजिटिव इंटू नेगेटिव इंट होता है। फॉलो करते हो बात को। कोई भी एटम से दिखाना चाहो, जैसे हम लोग बात करते हैं क्या जी, एक तो एग्जाम्पल ले सकते हो NH3 का। तो NH3 में हम लोग कैसे दिखाएंगे इसको, लॉन पेयर ऐसे है, और इधर एच इधर एच इधर एच है ना जी। तो लॉन पेयर है, तो नेचुरल बात है, हम लोग बात करते हैं एटम से, कोई भी एटम रहे, एटम से लॉन पेयर की तरफ दिखाते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव माना जाता है, नेगेटिव चार्ज होता है उसमें, तो ऐसे दिखाते हैं। और ये बोलो हाइड्रोजन क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो पॉजिटिव से यहाँ क्या होगा, यहाँ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसका 2.1, इसका 3.0, तो इधर से इधर दिखाएंगे ना, बोलो ना आप, इधर से इधर दिखाएंगे। तो नेचुरल बात है, देखिए लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, इस पर प्लस चार्ज, इस पर माइनस चार्ज होगा, पता ही आपको। तो पॉजिटिव टू नेगेटिव हम लोग दिखाएंगे, या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ दिखाएंगे। लेकिन अगर लॉन पेयर रहे तो ये एटम से लॉन पेयर की तरफ दिखाते हैं, देखेंगे हम लोग। तो डायरेक्शन इसका कैसे होगा देख रो, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, या एटम टू लॉन पेयर। फॉलो करते हो बात को। ये दो डायरेक्शन आप ध्यान रखिएगा, फिर आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। अब हम लोग बात करते हैं, ये क्या है जी, वेक्टर क्वांटिटी है, और इसका डायरेक्शन किधर से किधर दिखाते हैं हम लोग, पॉजिटिव टू नेगेटिव इंड। फॉलो बात को। लेकिन फिजिक्स में उल्टा होता है, पता है ना आपको, वहाँ पर डायपोल में कैसे दिखाते हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव। उसका बात हम लोग नहीं करेंगे। केमिस्ट्री में हम लोग किधर से किधर बात करते हैं जी, पॉजिटिव टू नेगेटिव। फॉलो करते हो बात को, ध्यान रखिएगा आप। अब हम लोग बात करते हैं इसके आगे, इसका इम्पोर्टेंट बात, सबसे पहले क्या बोले, ये फिजिकल क्वांटिटी है जो मेजर करता है डिग्री ऑफ पोलरिटी को। दूसरा इम्पोर्टेंट बात क्या है जी, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस।
चार्ज एंड डिस्टेंस का प्रोडक्ट है, या बॉन्ड लेंथ बोल सकते हो, उसका प्रोडक्ट है। डिस्टेंस या बॉन्ड लेंथ कुछ भी बात कर सकते हो आप। अगला हम लोग बात करते हैं क्या जी, ये वेक्टर क्वांटिटी है और ये किधर से किधर दिखाते हैं, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, या एटम टू लोन पेयर अभी देखे थे, इस तरह से इसका डायरेक्शन दिखाते हैं। अगला अगर हम लोग बात करें तो अगला हम लोग क्या बात करते हैं जी, नेक्स्ट अगर बात करें तो यूनिट का बात करते हैं। यूनिट क्या होगा डायपोल मोमेंट का, तो देखिए यूनिट डायपोल मोमेंट का अगर हम लोग बात करें जी, तो इस केस में हम लोग बात करते हैं, इसका यूनिट क्या होता है जी, डी बाय, क्या होता है जी, डी बाय, फॉलो करते हो बात को, डी वे होता है। और ये डी वे यूनिट कैसे निकालते हैं हम लोग, देखिए जरा सा, हम बार बार बोल रहे हैं, कोई मॉलिक्यूल मिले और बोले 100% आनिक है तो उसको डांट के बोलना, तो 100% आनिक नहीं होगा। कोई बोले 100% कोवलेंट है तो डांट के बोलना कि 100% कोवलेंट नहीं होगा। लेकिन कहीं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का सेपरेशन हो, फंडामेंटल यूनिट एक दूसरे से सेपरेट हो, तो हम लोग बात करते हैं क्या जी, इस केस में इस पर शक मत करना। ये वाला जो आयनिक करैक्टर होगा ना, इसके बीच में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में यहाँ पर E+, यहाँ क्या हो जाएगा E-, तो ये वाला हम लोग क्या बात करते हैं जी, इसको हम लोग बात करते हैं, इस पर शक नहीं करिएगा आप, ये 100% आयनिक होता है। फॉलो करते हो बात को, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का सेपरेशन को हम लोग क्या बात करते हैं जी, 100% आयनिक करैक्टर का बात करते हैं यहाँ। फॉलो करते हो बात को। अब देखिए जरा सा, यहीं से हम लोग यूनिट निकालते हैं किसका, डायपोल मोमेंट का। पता है आपको म्यू इक्वल टू क्या होता है रे बाबू, E/d। और E अगर हम लोग बात करें इलेक्ट्रॉन का चार्ज या प्रोटॉन का चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में, खाली साइन चेंज होगा, क्या होता है 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU। यही चीज़ हुआ अगर कुलम में बात करें तो क्या होता है बाबू, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। फॉलो करते हो बात को। लेकिन हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में बात करते हैं, तो इसलिए दिस इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1.6 इंटू 10⁻19, तो कूलम को एस्यूम कन्वर्ट कर सकते हो आप उसके मदद से, तो नेचुरल बात है। और यहाँ डिस्टेंस क्या होता है, हम लोग डिस्टेंस बात करते हैं रे बाबू, क्या साइज ऑफ द एटम पढ़े होंगे आप उधर एटॉमिक स्ट्रक्चर में, साइज ऑफ द एटम इज इन द ऑर्डर ऑफ एंगस्ट्रॉम, इन द ऑर्डर ऑफ ऑर्डर समझते हो बात को, साइज ऑफ द एटम इज इन द ऑर्डर ऑफ एंगस्ट्रॉम एंड साइज ऑफ द न्यूक्लियस इन द ऑर्डर ऑफ फर्मी, साइज ऑफ द न्यूक्लियस इन द ऑर्डर ऑफ फर्मी। फॉलो करते हो बात को, साइज ऑफ द एटम इज इन द ऑर्डर ऑफ एंगस्ट्रॉम, तो यहाँ 1 एंगस्ट्रॉम बात करते हैं, एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर में होता है, तो इसका डिस्टेंस को 1 एंगस्ट्रॉम मान लेते हैं। अब हम लोग बात करते हैं क्या जी, हम लोग बात करते हैं इसका सेपरेशन 1 एंगस्ट्रॉम हो गया, तो अब देखिए इसको हम लोग 4.8 इंटू 10⁻⁻10 और 1 एंगस्ट्रॉम के बदले आप क्या कर सकते हो रे बाबू, उसको सेंटीमीटर लिख सकते हो क्या, एकदम लिख सकते हैं। सेंटीमीटर में कितना होगा, 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू सेंटीमीटर में कितना होगा जी, 1 एंगस्ट्रॉम सेंटीमीटर में कितना होगा, 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। फॉलो कर दो बात को। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दो रे बाबू, तो 4.8 इंटू 10⁻⁻18 क्या हो गया, ESU सेंटीमीटर। फॉलो कर दो बात को। हम लोग चार्ज कितना लिए इलेक्ट्रॉन का, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक में 4.8 इंटू -10 यही होता ही है। कूलम में कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻, कितना -19। फॉलो करते हो बात को। तो नेचुरल बात है, यहाँ पर यीशु से हम लोग बात करते हैं, यहीं से डेरिवेशन किया गया है डीवे का। तो हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में कितना होता है ये जी, 4.8 इंटू -10, और इसका सेपरेशन कितना लिए हम लोग, 1 एंगस्ट्रॉम होता है ये साइज इन द ऑर्डर ऑफ एंगस्ट्रॉम। अगला बात करते हैं हम लोग, क्या बात कर दी, इसको आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो, तो ये क्या हो गया देखो, तो 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻8 सेंटीमीटर इक्वल टू 10⁻10 मीटर होता है रे बाबू। तो हम लोग बात करते हैं यहाँ सेंटीमीटर में लिए, यहाँ पर क्या लिए, ESU में लिए। फॉलो करते हो बात को, किस में लिए, ESU में। तो बोलिए ये दिस इंटू दिस इक्वल टू क्या हो गया, 4.8 इंटू 10⁻18 ESU सेंटीमीटर। और इसी के बदले में हम लोग क्या लिखते हैं पता है आपको, 4.8 डीवे। क्या लिखते हैं जी, 4.8 डीवे। तो आप ही लोग बता दीजिए ना, 1 डीवे इक्वल टू कितना हुआ, इतना हुआ जी। मतलब क्या हुआ, हम लोग देयरफॉर क्या बात करते हैं, या सिंस क्या बात करते हैं, 1 डीवे इक्वल टू 10⁻⁻18
ESU सेंटीमीटर। फॉलो करते हो बात को। 1 dB कितना होता है जी? 4.8 इंटू 10⁻18 ESU सेंटीमीटर। क्लियर है रे बाबू? यहीं से हम लोग यूनिट निकाले हैं डीबे का। कैसे किए देख रहे हो? इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना हुआ या प्रोटॉन का चार्ज कितना हुआ? 4.8 इंटू 10⁻10 ESU। और इसका सेपरेशन क्या हुआ, डिस्टेंस क्या हुआ दोनों के बीच में? 1 एंगस्ट्रम। और हम लोग बात करते हैं इसके बदले क्या लिख देंगे? 10⁻8 सेंटीमीटर। दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो डायपोल में निकल गया। कितना हुआ? 4.8 इंटू 10⁻18 ESU सेंटीमीटर। और इसी के बदले हम लोग लिखते हैं 4.8 dB। मतलब 1 dB इक्वल टू कितना हुआ? 10⁻18 ESU सेंटीमीटर। यहाँ से बहुत न्यूमेरिकल पूछता है, कुछ कुछ इधर उधर करके ध्यान दीजिएगा कैसे हम इसका डेरिवेशन किए यूनिट का, फिर आप नहीं फंसिएगा। IIT में भी क्वेश्चन आता है, यहाँ से मेडिकल में भी आता है न्यूमेरिकल एक, देखेंगे आप। तो जो भी रे हम बोले थे ना, इसको बिना शक किए हुए निमोनिक्स सुन रहे हो मेरा? निमोनिक्स भी सुनना जरूरी है, केमिस्ट्री में थोड़ा आसान हो जाता है जी। तो निमोनिक्स से क्वेश्चन अगर बन जाए तो उसको याद रखने में क्या हर्ज है। हम लोग बात करते हैं क्या जी? नियोमिनिक्स को भी एक नया थ्योरी समझ लो आप। तो जो भी रहे हम बोले थे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के सेपरेशन पर शक नहीं करने के लिए, तो हम लोग क्या बात करते हैं यहाँ हम लोग बात करते हैं ये जो 4.8 dB कब आया? जब आयनिक करैक्टर क्या होगा? क्या बोले थे? 100%। क्या बोले थे? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का सेपरेशन का आयनिक करैक्टर 100%। तो 100% आयनिक करैक्टर में कितना डायपोल मोमेंट आया जी? 4.8 dB। जब डिस्टेंस कितना था? 1 एंगस्ट्रम। तो 1 एंगस्ट्रम में इतना dB, कहीं क्वेश्चन में देगा 1.3 में 100% आयनिक करैक्टर है, बोलता है नहीं, ये मॉलिक्यूल में होता है, लेकिन हम बोलते हैं 100% आयनिक करैक्टर है। तब क्या होगा? अगर बॉन्ड लेंथ कितना है या डिस्टेंस कितना है? 1.3 एंगस्ट्रम। तो आप नहीं निकाल पाओगे रे बाबू। अरे 1 एंगस्ट्रम में इतना निकला जी, तो 1.3 एंगस्ट्रम में कितना निकले नहीं पता चलेगा? 1.5 एंगस्ट्रम में कितना नहीं पता चलेगा? क्या करोगे? 4.8 इंटू दिस। कहने मतलब अगर कहीं बोले कि 100% आयनिक करैक्टर है, नहीं होता है, मत होने दो। मॉलिक्यूल में हम बोलते हैं होता है, तब क्या होगा? तो 4.8 को जो बॉन्ड लेंथ देगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। किसमें? एंगस्ट्रम में। किसमें? एंगस्ट्रम में। क्योंकि 1 एंगस्ट्रम के लिए कितना निकाले हम लोग? 4.8 dB। इसलिए 1.3 एंगस्ट्रम के लिए कितना होगा नहीं पता चलेगा जी, बहुत कठिन बात है। 1.5 एंगस्ट्रम के लिए कितना होगा नहीं पता चलेगा। दिस इंटू 1.3 या दिस इंटू 1.5 कर देंगे। क्या समझ रहे हैं आप? बहुत बात बनाइएगा, जरा सा सावधानी से आप काम करिएगा तो गलती नहीं होगा। फॉलो करते हो ना बात को? तो इस तरह से, इसलिए डेरिवेशन तो जानना जरूरी है कि कैसे हम लोग यूनिट निकालते हैं। फॉलो करते हो बात को? तो अल्टीमेटली हम लोग बात करते हैं क्या जी? यहाँ से हम लोग जितना भी बोलेगा 100% आयनिक करैक्टर के लिए उसका निकाल लेंगे। अब देखिए जरा हम लोग क्या बात करते हैं यहाँ से हम लोग बात करते हैं जी फिर कि भैया ये 4.8 dB किसके लिए हुआ? 100% आयनिक करैक्टर के लिए। जब बॉन्ड लेंथ क्या था? 1 एंगस्ट्रम। तो बोलिए अगर हम लोग बात करें म्यू फॉर 100% आयनिक करैक्टर के लिए बोले, म्यू फॉर 100% आयनिक करैक्टर के लिए बोले रे बाबू, म्यू फॉर 100% आयनिक करैक्टर के लिए बोले क्या होगा? तो हम लोग क्या करेंगे बोलिए तो आप लोग? हम लोग करेंगे जी 4.8 dB को मल्टीप्लाई कर देंगे बॉन्ड लेंथ या डिस्टेंस दिया रहेगा किसमें? एंगस्ट्रम से। फॉलो करते हो बात को? क्योंकि 1 एंगस्ट्रम में कितना निकला? 4.8 dB। जब आयनिक करैक्टर 100% हम लोग लिए थे। अब हम लोग बात करते हैं क्या जी? 1.3 रहेगा बॉन्ड लेंथ तो 1.3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1.5 रहेगा तो 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर एंगस्ट्रम में बॉन्ड लेंथ किसमें होगा जी? 1.8 एंगस्ट्रम, तो 1.8 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या निकल जाएगा जी? हम लोग बात करते हैं 4.8 dB इंटू बॉन्ड लेंथ कर देने से 100% आयनिक करैक्टर के लिए निकलेगा। मतलब मॉलिक्यूल को बिना शक किए अगर बोले निकालने के लिए कि भैया शक मत करिए 100% हम बोल रहे हैं, तब बताइए ना आप। अलग बात है, थ्योरेटिकल बात है, प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है। 100% आयनिक करैक्टर मॉलिक्यूल में नहीं होता है किसी में, लेकिन इसमें होता है, इसमें होता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का सेपरेशन में। तब हम लोग कैसे निकालेंगे? म्यू फॉर 100% आयनिक करैक्टर इक्वल टू 4.8 dB इंटू बॉन्ड लेंथ इन एंगस्ट्रम। क्लियर? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्या दिक्कत होगा? बात समझ में आ रहा है अच्छा से? तो अच्छा से समझ में आ रहा है तो कुछ भी बात बनाएगा उधर दिक्कत नहीं होगा रे बाबू। अगर नहीं समझे आप तो बहुत कुछ दिक्कत होने वाला है। तो नेक्स्ट हम लोग क्या बात करते हैं जी? लेकिन नहीं होगा दिक्कत, आप निश्चिंत रहिए, जो बात समझाया गया उसको आप फॉलो करिए। नेक्स्ट हम लोग क्या बात करते हैं जी? अगला हम लोग बात करते हैं इसका एप्लीकेशन का, एक एक करके देखते हैं। तो पहला एप्लीकेशन हम लोग बात करते हैं वही न्यूमेरिकल जो पूछता है उसी से एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। क्या?
टू डिटरमाइन द परसेंटेज आयनिक करेक्टर। तो परसेंटेज फर्स्ट एप्लीकेशन का बात करते हैं हम लोग, टू डिटरमाइन द परसेंटेज आयनिक करेक्टर। तो परसेंटेज आयनिक करेक्टर कैसे निकालते हैं रे बाबू? परसेंटेज आयनिक करेक्टर इक्वल टू क्या बात करते हैं जी? इक्वल टू बात करते हैं डायपोल मोमेंट या ऑब्जर्व डायपोल मोमेंट। ऑब्जर्व मतलब एक्चुअल, ऑब्जर्व डायपोल मोमेंट, ऑब्जर्व डायपोल मोमेंट। फॉलो करते हो बात को? फॉलो करते हो बात को? या एक्चुअल डायपोल मोमेंट। तो ऑब्जर्व डायपोल मोमेंट कितना है जी? हम लोग बात करते हैं डिवाइडेड बाय क्या करेंगे उसको? डायपोल मोमेंट फॉर 100% आयनिक करेक्टर। डायपोल मोमेंट फॉर 100% आयनिक करेक्टर, तब ना परसेंटेज निकलेगा। 100% रहने से कितना होगा उसे डिवाइड करना होगा। 100% आयनिक करेक्टर। फॉलो करते हो बात को? और इनटू क्या कर देंगे 100। कहने मतलब ऑब्जर्व डायपोल मोमेंट क्वेश्चन में देगा और डायपोल मोमेंट फॉर 100% आयनिक करेक्टर हम लोग निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे ये वाला पता है ना आपको? कैसे निकालेंगे? 4.8 डीबे और इनटू बॉन्ड लेंथ इन एंगस्ट्रम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नहीं निकलेगा। अभी तो देखे थे हम लोग। तो ये वाला तो निकाल लेंगे, बॉन्ड लेंथ देगा 4.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डायपोल मोमेंट फॉर 100% आयनिक करेक्टर निकल जाएगा। ऑब्जर्व डायपोल मोमेंट कुछ देगा तो दिस बाय दिस इंटू 100 करेंगे तो परसेंटेज आयनिक करेक्टर निकल जाएगा। अरे बाबू फॉलो कर तो बात को? क्या होगा जी? परसेंटेज आयनिक करेक्टर निकल जाएगा। सपोज कीजिए दिया हुआ है, कैलकुलेट क्वेश्चन है, सुनिएगा, लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं आप। कैलकुलेट द परसेंटेज आयनिक करेक्टर ऑफ HCl बॉन्ड। फॉलो कर तो बात को? HCl बॉन्ड का परसेंटेज आयनिक करेक्टर निकालने बोला है। इफ इट्स ऑब्जर्व डायपोल मोमेंट, ऑब्जर्व डायपोल मोमेंट कितना दिया है रे बाबू? ऑब्जर्व म्यू हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं, कितना दिया है? 1.06 डीबे। फॉलो कर तो बात को? 1.06 डीबे। फॉलो कर तो बात को? एंड बॉन्ड लेंथ कितना दिया है? एंड बॉन्ड लेंथ दिया है क्वेश्चन में 1.3 एंगस्ट्रम। क्या दिया है जी? कैलकुलेट द परसेंटेज आयनिक करेक्टर ऑफ HCl बॉन्ड, परसेंटेज आयनिक करेक्टर ऑफ HCl बॉन्ड if observed dipole moment is 1.06 dB and bond length equal to 1.3 एंगस्ट्रम। तो क्या निकाल सकते हैं आप? नहीं निकलेगा जी। जरा देखिए, निकालिए आप, कितना होगा निकाल के देखिए जरा। निकल जाएगा ना? जरा देखिए कितना होगा। अरे ऑब्जर्व डायपोल मोमेंट दिया है 1.06 और ये वाला डायपोल मोमेंट फॉर 100% आयनिक करेक्टर कैसे निकालेंगे? अभी देखे थे हम लोग। 4.8 डीबे और इंटू क्या लिखेंगे हम लोग? 4.8 इंटू बॉन्ड लेंथ इन एंगस्ट्रम कितना दिया है? 1.3 और इंटू 100 कर देंगे। कहने मतलब क्या हुआ? 1.06 बाय 4.8 और इंटू 1.3 और इंटू 100। ये वाला कहाँ से निकला? वो जो अभी पढ़े थे हम लोग। 100% आयनिक करेक्टर के लिए क्या होता है? 4.8 डीबे इंटू बॉन्ड लेंथ इन एंगस्ट्रम और इंटू 100। ये अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा जानते हो? 16 समथिंग, मतलब लगभग 17 के करीब। कितना परसेंटेज आयनिक करेक्टर आएगा जी? 17 के करीब। फॉलो कर तो बात को? क्लियर है? तो नेचुरल बात है, बोलिए अब HCl का बॉन्ड किस तरह का होगा? कोवैलेंट या आयनिक? या HCl किस तरह का कंपाउंड होगा? कोवैलेंट या आयनिक? आयनिक करेक्टर 17% है। कम है या ज़्यादा है? कम है। तो नेचुरल बात है, अगर हम लोग बात करते हैं आयनिक परसेंटेज कितना है? परसेंटेज आयनिक करेक्टर 17% है तो कोवैलेंट करेक्टर कितना होगा रे? अरे 100 में माइनस कर दो तो कितना हुआ? 83% कोवैलेंट करेक्टर होगा। कितना होगा जी? 83%। तो बोलिए जरा सा, कोवैलेंट करेक्टर 83%, आयनिक करेक्टर हम लोग इस फॉर्मूला से निकाले, कितना हुआ? 17%। बोलो इसको आयनिक कंपाउंड बोलना चाहिए या कोवैलेंट कंपाउंड बोलना चाहिए? कोवैलेंट कंपाउंड बोलना चाहिए। क्या बोलना चाहिए जी? कोवैलेंट कंपाउंड, क्योंकि इसमें आयनिक करेक्टर बहुत ही कम है। तो क्या इसमें कोवैलेंट कंपाउंड है तो क्या आयनिक करेक्टर नहीं है? है। कहने मतलब फिर से एक बार दोहरा रहे हैं वही बात कि दुनिया में कोई भी कंपाउंड हो, कोवैलेंट या आयनिक, ना उसमें 100% कोवैलेंट रहने से 100% कोवैलेंट करेक्टर होता है, ना आयनिक रहने से 100% आयनिक करेक्टर होता है। फॉर्मूला को मतलब कोई भी कंपाउंड ना परफेक्टली कोवैलेंट होता है ना परफेक्टली आयनिक होता है। अगर उसमें आयनिक करेक्टर ज़्यादा हो तो उसको आयनिक कंपाउंड बोलते हैं। अभी जैसे KCl NaCl में निकालने जाएंगे तो परसेंटेज आयनिक करेक्टर देखिए 80% के करीब होगा, तो उसको क्या बोल देंगे? आयनिक कंपाउंड। लेकिन HCl में आयनिक करेक्टर कितना निकला? 17%, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोवैलेंट कंपाउंड। क्लियर? फॉलो करते हो बात को? इस तरह से हम लोग परसेंटेज आयनिक करेक्टर क्या कर सकते हैं रे बाबू?
किसी भी क्वेश्चन में अगर ऑब्जर्व डायपोल मोमेंट दिया हुआ है उसको डायपोल मोमेंट फॉर 100% आयनिक करेक्टर से डिवाइड कर देंगे तो निकल जाएगा। क्लियर है? चलिए अब आगे हम लोग बात करते हैं सेकेंड एप्लीकेशन। क्या सेकेंड एप्लीकेशन है जी? बोलता है क्या जी, डायपोल मोमेंट से हम लोग मॉलिक्यूल पोलर है या नन पोलर है ये भी पता कर सकते हैं। फॉलो कर तो बात को। अगर कहीं डायपोल मोमेंट किसी मॉलिक्यूल का 0 हो तो मॉलिक्यूल क्या होगा? नन पोलर होगा रे बाबू। अगर डायपोल मोमेंट क्या हो? ग्रेटर देन 0 या नॉट इक्वल टू 0 हो तो ये क्या होगा जी? पोलर होगा। समझ रहे हो बात को? तो डायपोल मोमेंट जो होता है ना किसी मॉलिक्यूल का, क्या होता है? वेक्टर सम ऑफ द डायपोल मोमेंट ऑफ ऑल द बॉन्ड। फॉलो करते हो बात को? क्या बोलते हैं जी? किसी मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट क्या होता है? वेक्टर सम ऑफ डायपोल मोमेंट ऑफ ऑल द बॉन्ड। फॉलो करते हो बात को? और वेक्टरली अगर आप उसको जोड़िएगा तो जो होगा रिजल्टेंट वही उस मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट होगा। कहने मतलब क्या आप लोग बात करते हैं, किसी में भी बात कर सकते हैं, जैसे BCl2 तो ये क्या हुआ? इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये मोर, तो यहाँ पर प्लस चार्ज, यहाँ पर माइनस चार्ज, यहाँ पर माइनस चार्ज, तो डायरेक्शन किधर से किधर होगा? इधर न होगा जी। और क्या होगा? इधर न होगा जी। तो देखिए जरा सा, डायपोल मोमेंट हम लोग बात करते हैं इस मॉलिक्यूल का क्या होगा? अरे इसको ये नेग्लेक्ट नहीं, क्या बोलते हैं, रिजेक्ट नहीं कर देगा। कहने मतलब क्या हुआ? ये दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा जी? 0 होगा, क्योंकि हम लोग म्यू रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला पढ़े हैं आप। फिजिक्स थोड़ा लगाइएगा। फिजिक्स में क्या पढ़े हैं आप? हम लोग बात करते हैं p² + q² + 2p cos थीटा। यहाँ म्यू से दिखाया है तो μ1² प्लस हम लोग क्या बात करते हैं जी? μ2² प्लस हम लोग क्या बात करते हैं? ट्वाइस μ1 μ2 cos थीटा। फॉलो कर तो बात को? तो नेचुरल बात है, हम लोग बात करते हैं, देखिएगा आगे। म्यू रिजल्टेंट ये क्या होता है जी? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है cos थीटा, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा जी? थीटा। देखेंगे आप, कहने मतलब अगर एंगल ज़्यादा होगा तो रिजल्टेंट कम होगा, और अगर एंगल कम होगा तो रिजल्टेंट ज़्यादा होगा। तो जो भी रहे, यहाँ क्या बॉन्ड एंगल है जी इसके बीच में? इसके बीच में एंगल कितना है? 180। तो नेचुरल बात है यहाँ पर क्या होगा? ये वाला का डायपोल मोमेंट और ये वाला डायपोल मोमेंट, ये μ1 है और ये μ2 है, दोनों इक्वल होगा तो एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेगा जी। एक दूसरे को क्या कर देगा? इस फॉर्मूला में पुट करिएगा तो भी निकलेगा इसका डायपोल मोमेंट क्या? 0 निकलेगा। रिजल्टेंट क्या निकलेगा जी? 0 निकलेगा। फॉलो करते हो बात को? तो नेचुरल बात है यहाँ μ क्या होगा इस केस में? इस फॉर्मूला को आप याद रखिएगा। फॉलो करते हो बात को? और ये रिलेशन भी याद रखिएगा, इसका जरूरत पड़ने वाला आगे। तो हम लोग क्या बात करते हैं जी इस केस में? इस केस में अगर हम लोग बात करें तो इस केस में बात करते हैं यहाँ म्यू क्या होगा रे बाबू? 0 होगा। कहने मतलब इसका म्यू कुछ होगा, इसका डायपोल मोमेंट कुछ होगा, इसका भी डायपोल मोमेंट कुछ होगा। और ये जो बॉन्ड का डायपोल मोमेंट होता है ना, इसको बॉन्ड मोमेंट भी बोलते हैं। फॉलो करते हो बात को? क्या बोलते हैं जी? बॉन्ड मोमेंट। तो इसका बॉन्ड मोमेंट कुछ होगा, इसका बॉन्ड मोमेंट कुछ होगा। ये दोनों बॉन्ड मोमेंट को आप वेक्टरली जोड़ दो तो क्या होगा? ये इसको कैंसिल ना कर देगा जी। कहने मतलब रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? 0 होगा। तो मॉलिक्यूल को क्या बोलना चाहिए? पोलर या नन पोलर? नन पोलर। फॉलो कर तो बात को? बहुत कुछ हम लोग बात कर सकते हैं। इसी तरह से CO2 में भी होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये वाला का डायपोल मोमेंट क्या करेगा? इसको ये कैंसिल करेगा और इसको ये कैंसिल करेगा, तो यहाँ भी क्या होगा? म्यू इक्वल टू 0 होगा। अब हम लोग बात करते हैं, क्योंकि पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये प्लस चार्ज तो ये क्या हुआ? माइनस चार्ज, ये माइनस चार्ज। तो नेचुरल बात है ये भी मॉलिक्यूल क्या होगा रे बाबू? नॉन पोलर। इसी तरह से देखिएगा आप CCl4 में आप स्ट्रक्चर दिखा सकते हो किसी भी तरह। एक इसका भी रिजल्टेंट क्या होता है? 0 होता है। मतलब इसको ये कैंसिल किया होगा, इसको ये कैंसिल किया होगा, इसको ये कैंसिल किया होगा, इसको ये कैंसिल किया होगा। मतलब इसको ये कैंसिल किया, इसको ये कैंसिल किया। मतलब देखो जरा, यहाँ CCl बॉन्ड का जो भी रहे, यहाँ BCl का, इस बॉन्ड का डायपोलमेंट कुछ होगा, मतलब बॉन्ड मोमेंट जरूर कुछ होगा, और इसका भी कुछ होगा। लेकिन ये दोनों कुछ को अगर आप वेक्टरली जोड़ोगे तो डायपोल मोमेंट कुछ भी नहीं होगा। समझ रहे हो बात को? ये कुछ कुछ के चक्कर में मत पड़िए आप। इसका भी डायपोल मोमेंट कुछ होगा, इसका भी डायपोल मतलब या बॉन्ड मोमेंट बोल सकते हो, इसका भी बॉन्ड मोमेंट कुछ होगा, इसका भी बॉन्ड मोमेंट कुछ होगा। लेकिन दोनों को आप वेक्टरली जोड़ोगे तो डायपोल मोमेंट कुछ भी नहीं होगा मॉलिक्यूल का। कहने मतलब बॉन्ड का बॉन्ड मोमेंट या डायपोल मोमेंट
कुछ हो सकता है, कुछ हो सकता है, इसका मतलब मोलिकुल का होगा, कोई जरूरी नहीं है। आपको उसका स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा, फॉर्मूला को उसके बीच में एंगल देखना पड़ेगा, और रिजल्टेंट आप फिजिक्स के मदद फॉर्मूला से निकाल सकते हो, वेक्टर का एडिशन का फॉर्मूला से। क्या हम लोग बात करते हैं μ1, आप क्या बात करते हैं, रिजल्टेंट इक्वल टू आर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p cos थीटा का स्क्वायर रूट। फॉलो करते हो बात को, उसका हम लोग क्या बात करते हैं जी, स्क्वायर रूट करते हैं। फॉलो करते हो बात को, अभी देखे थे ना, म्यू रिजल्टेंट इक्वल टू क्या होता है, μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर प्लस हम लोग क्या बात करते हैं, ट्वाइस μ1 μ2 cos थीटा। फॉलो करते हो बात को, इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट। फॉलो करते हो बात को, इसका क्या हो जाएगा जी, स्क्वायर रूट। पीछे स्क्वायर रूट देना छूट गया था, आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या होता है, इसका स्क्वायर रूट होता है। फॉलो करते हो बात को। इस तरह से आप अगर किसी का ज्योमेट्री पता है, स्ट्रक्चर पता है, तो रिजल्टेंट निकाल सकते हो, मतलब इसके बीच में क्या बॉन्ड एंगल है। अगर ये पता है, थीटा का वैल्यू पता है, तो फिर आराम से रिजल्टेंट निकाल सकते हो ना। फॉलो करते हो बात को। तो नेचुरल बात हम लोग क्या बात करते हैं इस केस में जी, अगला अगर बात करें तो अगला बात करते हैं क्या, कि कहीं पर अगर हम लोग बात करते हैं इस तरह से स्ट्रक्चर रहे, जैसे क्या, SO2 मोलिकुल का, तो SO2 मोलिकुल में हम लोग क्या बात करते हैं जी, SO2 मोलिकुल में हम लोग बात करते हैं, इधर देखिएगा, SO2 मोलिकुल में पता ही आपको, ऐसे ही डबल बॉन्ड होता है, पता ही है, और ये वो क्या होता है यहाँ, लोन पेयर होता है ना। तो बोलिए इसका हम लोग बात करते हैं, डायपोल किधर होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव, इधर नहीं होगा, और इसका क्या होगा, इधर पॉजिटिव टू नेगेटिव। फॉलो करते हो बात को, इधर, और क्या बोले थे, लॉन पेयर रहने से इधर नहीं होगा। तो नेचुरल बात हम लोग क्या बात करते हैं जी, इसका रिजल्टेंट कुछ होगा, और ये वाला रिजल्टेंट और ये वाला रिजल्टेंट, इसका रिजल्टेंट कुछ होगा जी यार, इसका रिजल्टेंट मिला के कुछ जरूर होगा, क्योंकि दोनों सिमिलर नहीं है। फॉलो करते हो बात को, मतलब यहाँ क्या होगा, ये दोनों का रिजल्टेंट को ये कैंसिल नहीं कर पाएगा। अल्टीमेटली म्यू क्या होगा हमको पता नहीं है, अगर बॉन्ड एंगल पता होगा तो निकाल लेंगे उस फॉर्मूला से। कैसे, μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर प्लस 2 ट्वाइस μ1 μ2 cos थीटा का स्क्वायर रूट कर देंगे, तो हम लोग पता चल जाएगा। लेकिन इतना जरूर बात है, जो स्ट्रक्चर से इसका दिख रहा है, क्या दिख रहा है, जरूर म्यू ग्रेटर देन 0 होगा। मतलब क्या होगा, नेचुरल बात है, ये मोलिकुल क्या होगा रे बाबू, पोलर होगा। क्या होगा, मोलिकुल पोलर होगा। फॉलो कर तो बात को, क्लियर है, मोलिकुल क्या होगा जी, पोलर होगा। समझ में आ रहा है बात, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। तो नेचुरल बात है, हम लोग बात करते हैं क्या जी, इस तरह से हम लोग बता सकते हैं डायपोल मोमेंट के मदद से कि मोलिकुल पोलर होगा या नॉन पोलर होगा जी। समझ रहे हैं आप। अगला अगर हम लोग बात करें, जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, क्या NH3 वाला और NF3 वाला, तो NH3 और NF3 में किसका डायपोल मोमेंट ज़्यादा होगा। कभी कभी कंपैरिजन पूछ देता है, अरे बाबू, तो क्या बता सकते हैं NH3 और NF3 में किसका ज़्यादा होगा। NH3 और NF3 में, रुकिए ज़रा, ख़त्म हो गया। हम लोग बात करते हैं क्या जी, NH3 और NF3 में क्या होगा जी, किसका होगा हम लोग निकाल सकते हैं। आपको हम बताए थे पहले कि ट्यूसडे, थर्सडे और संडे हम कराएंगे TTS में क्लास, लेकिन अभी IT मेंस का डेट दे दिया है 12 का भैया लोग का, इसलिए थोड़ा एक्स्ट्रा क्लास बहुत ज़्यादा देना पड़ रहा है रिवीजन के लिए वो लोग का, इसलिए टाइम नहीं मिल पा रहा है। आगे हम और भी वीडियो का संख्या बढ़ाएंगे, अभी कम वीडियो दे पा रहे हैं, जो प्रॉमिस किए थे वो आपको नहीं पूरा कर पा रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में हम पूरा करेंगे उसको। अभी तो नहीं हो पा रहा है क्योंकि ज़्यादा लोड हो गया है उधर। क्यों, क्योंकि IT का मेंस का डेट अनाउंस हो गया है, तो इसलिए वो लोग का लाइफ का सवाल है, तो थोड़ा सा उधर ध्यान ज़्यादा देना पड़ रहा है। तो हम लोग क्या बात करते हैं जी, इसलिए शायद जो प्रॉमिस किए थे TTS वाला वो नहीं कर पा रहे हैं, आपको करेंगे लेकिन फ्यूचर में। तो देखो हम लोग क्या बात करते हैं, इधर हम लोग बात करते हैं, देखिए ये +2 माइनस, तो इधर ना डायरेक्शन होगा रे बाबू, ये +2 माइनस इधर ना डायरेक्शन होगा, ये +2 माइनस इधर डायरेक्शन होगा कि नहीं, और इसका इधर से इधर, तो देखो ये चारों का एक ही डायरेक्शन में है, तो रिजल्टेंट ज़्यादा नहीं होगा। और इधर अगर हम लोग बात करें तो क्या होगा, बोलिए ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ये प्लस ये माइनस, देख रहे हो ना बात को, क्योंकि फ्लोरीन दुनिया का सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसको हम बोलते हैं सबसे बड़ा चोर। 2 नंबर में कौन है, ऑक्सीजन 3.5, पता है ना आपको, फ्लोरीन का 4.0 इलेक्ट्रोनिटी, ऑक्सीजन का 3.5, नाइट्रोजन का 3.0 और क्लोरीन का भी 3.0। ये 4 तो बहुत बड़ा चोर है, मतलब मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इलेक्ट्रॉन दूसरा का छीनता है जी। फॉलो करते हो ना बात को। तो नेचुरल बात है, देखिए
एक इसका डायरेक्शन इधर और ये तीनों का डायरेक्शन इधर, तो बोलो सेम डायरेक्शन में सब नहीं है तो थोड़ा रिजल्टेंट कम नहीं होगा। तो अल्टीमेटली हम लोग बात करते हैं NH3 और NF3 में किसका डायपोलमेंट ज़्यादा होगा। NH3 में सुनने में क्या लगता है, NF3 का ज़्यादा होगा। फॉलो कर दो बात को, सुनने में क्या लगता है जी, NF3 का ज़्यादा होगा। क्लियर है। एक और अच्छा एग्जाम्पल हम लोग बात करें ऑर्डर ऑफ डायपोलमेंट का, तो देखिए ज़रा, नोट कर लिया आप लोग, नोट करते चलिए, ज़रा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। अगला अगर हम लोग बात करें, अगला हम लोग बात करें क्या जी, यहां से क्वेश्चन आया है, हम लोग बात करते हैं CH3F CH3Cl, फिर हम लोग बात करते हैं क्या जी, CH3Br और CH3I। इसमें बोलता है सबसे ज़्यादा डायपोलमेंट क्या होगा, चाहिए ऑर्डर ऑफ डायपोलमेंट क्या होगा, क्वेश्चन है। तो क्या होगा ऑर्डर ऑफ डायपोलमेंट, क्या लगता है आपको। उससे पहले, इस क्वेश्चन से पहले एक क्वेश्चन और बताइए आप, HF HCl HBr और हम लोग क्या बात करते हैं जी, HI। यहाँ पर बताइए ऑर्डर ऑफ डायपोलमेंट क्या होगा। यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा इस केस में कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हो ज़्यादा किस में है रे, इसमें HF में। ये 2.1 होता है हाइड्रोजन का और इसका कितना होता है फ्लोरीन का, हम लोग बात करते हैं 4.0। तो डिफरेंस क्या हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया। क्लोरीन का 3.0 और 2.1 डिफरेंस घट गया, मतलब इधर से इधर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस घट रहा है जी बॉन्ड में। फॉलो करते हो बात को, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस घट रहा है तो नेचुरल बात है पोलरिटी घटेगा, मतलब डायपोल मोमेंट घटेगा। तो नेचुरल बात है यहाँ तो ऑर्डर यही वाला होगा, होगा ना जी, होगा ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा होने से डायपोल मोमेंट ज़्यादा होता है रे बाबू, लेकिन यहाँ वो चीज़ नहीं होगा, यहाँ पर तो वही होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा होगा तो डायपोल मोमेंट ज़्यादा होगा, मतलब पोलरिटी ज़्यादा होगा, क्योंकि ये बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन थोड़ा इधर ज़्यादा जाएगा इधर कम। फॉलो करते हो बात को, मतलब चार्ज का अमाउंट यहाँ ज़्यादा होगा यहाँ कम होगा। और डायपोल मोमेंट इक्वल टू हम लोग क्या बात करते हैं, E/D। फॉलो करते हो बात को, क्या जी, चार्ज इंटू डिस्टेंस। तो इस जगह पर तो चार्ज बहुत ज़्यादा हो गया, इसलिए क्या हुआ जी, ऑर्डर वही होगा, इलेक्ट्रिक डिफरेंस ज़्यादा होगा तो डायपोलमेंट ज़्यादा होगा। इसमें इलेक्ट्रिक का डिफरेंस कम है, डायपोलमेंट कम होगा। लेकिन जानते हैं आप यहाँ पर भी CH3F का ज़्यादा होना चाहिए ना, लेकिन नहीं होता, इसलिए तो इम्पोर्टेंट है रे बाबू। यहाँ CH3F 2 नंबर में चला जाता है जी, क्यों, तो आप बोलिएगा क्यों, इस केस में तो ऑर्डर वही होगा लेकिन यहाँ नहीं होगा। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, याद रखिएगा आप। इस केस में नहीं होता है, क्यों, क्योंकि देखो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, मतलब चार्ज तो यहाँ पर इसमें ज़्यादा है ना, लेकिन इसमें क्या होगा, चार्ज कम है तो बॉन्ड लेंथ थोड़ा ज़्यादा ना हो जाएगा, अरे ज़्यादा दूर हो जाएगा CCl बॉन्ड हो। फॉलो करते हो बात को, तो ज़्यादा अगर हो जाएगा जी बॉन्ड लेंथ तो डायपोल मोमेंट केवल चार्ज से ही नहीं देखना चाहिए, डायपोल मोमेंट केवल बॉन्ड लेंथ से नहीं देखना चाहिए। तो चार्ज थोड़ा कम है CCl में लेकिन बॉन्ड लेंथ तो ज़्यादा है, तो ये दोनों मिला के जो प्रोडक्ट है ना यही वाला आगे हो जाता है। तो याद रखने का बात है, प्रैक्टिकल वैल्यू देखा गया है, इसी का डायपोल मोमेंट ज़्यादा है। क्यों, क्योंकि चार्ज और डायपोल मोमेंट दोनों का मिला के अगर बात करें तो यही ज़्यादा हो जाता है। यहाँ चार्ज थोड़ा कम है लेकिन बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, यहाँ चार्ज ज़्यादा है बॉन्ड लेंथ कम है, तो केवल चार्ज से देख के बात करेंगे तो कहीं सही हो जाएगा, लेकिन कहीं पर बॉन्ड लेंथ और चार्ज दोनों देख के बात करेंगे तभी सही होगा। जैसे यहाँ दोनों देख के बात करना है, दोनों देख के बात करेंगे तो कौन आगे चला जाएगा, CH3Cl। कोई एक चीज़ देखने से कभी सही हो जाए तो वो रूल नहीं है, क्योंकि डायपोल मोमेंट मतलब दिस इंटू दिस। फॉलो करते हो बात को, इसलिए चार्ज और बॉन्ड लेंथ अगर दोनों में मल्टीप्लाई करें तो इसी का ज़्यादा होगा। फॉलो करते हो बात को, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसका ऑर्डर आप लिख लीजिए। फॉलो करो बात को, इसका ऑर्डर लिख लीजिए। क्लियर है। अगला हम लोग एग्जाम्पल बात करें CH3F का और CD3 ड्यूटेरियम हाइड्रोजन का आइसोटोप्स, हम लोग क्या बात करते हैं जी, CD3F। तो क्या होता है आप देखिए, यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो इस तरह का बात करते हैं जी, हाइड्रोजन का आइसोटोप्स है D ड्यूटेरियम।
तो क्या होता है देखिएगा, आप उधर पढ़ेंगे आप प्लस आई माइनस आई में, बताए भी हैं आप लोग को, जीओसी में पढ़ाया गया है, देखिएगा पीछे वाला देख लीजिएगा लेक्चर आप। तो हम लोग बात करते हैं ड्यूटेरियम का ज़्यादा होता है किससे, हाइड्रोजन से। प्लस आई ड्यूटेरियम में क्या होता है जी, थोड़ा ज़्यादा होता है, तो प्लस आई इसमें ज़्यादा होगा, तो यहाँ इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा, और ये इधर जाएगा तो चारों एक तरफ तो जा रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट इलेक्ट्रॉन यहाँ ज़्यादा होगा। यहाँ भी चारों एक तरफ जा रहा है जी, क्योंकि ये प्लस टू माइनस, हम लोग क्या बात करते हैं, प्लस टू माइनस, फॉलो कर तो बात को, ये भी प्लस टू माइनस, लेकिन यहाँ क्या होगा देखो तो थोड़ा सा प्लस आई इसमें कम होता है, तो इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट यहाँ कम होगा। अल्टीमेटली हम लोग क्या बात करते हैं इस केस में, इस केस में हम लोग बात करें सारा एक ही डायरेक्शन में हो गया, लेकिन इसमें डिस्प्लेसमेंट थोड़ा कम, इसमें ज़्यादा, तो ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा इलेक्ट्रॉन का, तो पोलरिटी भी ज़्यादा होगा, मतलब डायपोल मोमेंट भी ज़्यादा होगा, मतलब डिग्री ऑफ पोलरिटी भी तो ज़्यादा होगा। तो इसलिए क्या होगा ऑर्डर जी, यही होगा। नोट कर लीजिए आप, नोट करिए फटाफट, जल्दी जल्दी नोट करिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल और है जो कि आपको क्लास 12 का एनसीईआरटी में मिलेगा, उसका आधा पार्ट, और आईआईटी में भी पूछा है पूरा पार्ट को। कैसे देखिए ज़रा आप, हम लोग बात करते हैं क्या जी, इसमें बच्चा लोग बड़ा कंफ्यूज होता है, ये CH3Cl, CH2Cl2, फिर हम लोग बात करते हैं CHCl3 और CCl4। CCl4 में अभी दिखाए थे जीरो होता है। तो आप देखिए ज़रा सा, यहाँ से यहाँ तक आपको क्लास 12 में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मिलेगा आपको। डायपोल मोमेंट हर जगह मिलता है, फिजिकल में भी ऑर्गेनिक में भी, फॉलो कर तो बात को। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहला चैप्टर है 12 का, हेलो एल्केन, हेलो एरिन, हेलो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हेलो बोल के शुरू किया गया है। तो क्लास 12 को हेलो करके क्या शुरू किया गया, हेलो एल्केन, हेलो एरिन, ओके। तो वहाँ पर देखिएगा इसका ऑर्डर पूछा एनसीईआरटी का एक्सरसाइज में है, तो यहाँ से यहाँ एनसीईआरटी का क्वेश्चन, इसको मिला दोगे तो आईआईटी का क्वेश्चन, फॉलो कर तो बात को। तो ये ऑर्डर क्या होगा देखिएगा जरा सा, हमारा निमोनिक्स जरा देखिएगा, यहाँ पर क्या होता है रे बाबू, CCl, ये देखिए सब एक ही डायरेक्शन में हो गया, फॉलो कर तो बात को। लेकिन यहाँ हम लोग बात करते हैं जरा ऐसे देखिएगा, क्या जी, यहाँ पर हम लोग बात करते हैं क्या, एक तरफ हम लोग बात करें H, एक तरफ H, इधर Cl, इधर Cl, तो बोलिए ये वाला इधर से इधर, ये इधर से इधर, ये इधर से इधर, ये इधर से इधर। प्रैक्टिकल वैल्यू से एक्चुअली इसको हम लोग दिखाते हैं। तो नेचुरल बात हम लोग क्या बात करते हैं, इसका भी रिजल्टेंट कुछ होगा, इसका भी रिजल्टेंट कुछ होगा, और दोनों का रिजल्टेंट कुछ होगा, होगा ना, बोलो ना आप। तो नेचुरल बात है, इसका ज़्यादा क्यों, एक तो ये लॉन पेयर क्या करेगा रे बाबू, डिस्टॉर्शन लाएगा साहब, हाइड्रोजन को बोलेगा इधर दो, हाइड्रोजन को देखो ना इसके पास बहुत बम है, और बेचारा हाइड्रोजन के पास एक ही बम या एक ही इलेक्ट्रॉन, वो भी बॉन्ड पेयर इन्वर्स हो गया, क्या किया, डिस्टॉर्शन ज़्यादा लाया, सब हाइड्रोजन को जमा करके बोला ये निमोनिक से एस के रहेगा कि इधर भेजो एक ही तरफ, जबकि यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ Cl दूगो है, ये इसके पास भी 6 लोन पेयर, तो इसके पास भी 6 लोन पेयर, तो इस जगह पर क्या होगा, बोलेगा तू उधर जाओ, ये बोलेगा तू उधर जाओ। तो नेचुरल बात है, यहाँ जो हाइड्रोजन वाला केस हुआ है, सबको एक तरफ क्लोरीन की तरफ भेजने बोला है, वो चीज़ यहाँ नहीं होगा। तो नेचुरल बात हम लोग क्या बात करते हैं जी, यहाँ पर डायपोल मोमेंट क्या होगा, इसका सबसे ज़्यादा होगा। उसके बाद कौन होगा, ये वाला। अब देखिए यहाँ CHCl3 है, कहने मतलब क्या हुआ, यहाँ 3 गो क्लोरीन है, एगो हाइड्रोजन, तो अल्टीमेटली हम लोग बात करते हैं 3 क्लोरीन में 2 क्लोरीन का कैंसिल हो जाएगा, तो एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन के चलते होगा, वहाँ 2 के चलते हो रहा था, और यहाँ क्या होगा, अगर इसे समझना चाहो तो समझ सकते हो, मान लो यहाँ Cl है, यहाँ Cl, तो इसका कैंसिल हो गया, यहाँ H और यहाँ Cl, तो इसके चलते कुछ होगा डायपोल मोमेंट। तो नेचुरल बात है, वहाँ पर 2 के चलते हो रहा था, यहाँ केवल 1 बॉन्ड के चलते होगा, मतलब 1 और 1 2 बॉन्ड के चलते, तो नेचुरल बात है इसका थोड़ा इससे कम होगा। और यहाँ तो चारों कैंसिल हो जा रहा है, सब सिमिलर बॉन्ड है, तो सबसे कम होगा जी, हाँ सबसे कम होगा, फॉलो कर तो बात को, क्या होगा, सबसे कम होगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं क्या जी, डायपोल मोमेंट अगर हम लोग बात करें डिस्टिंक्शन में भी यूज करते हैं हम लोग, किसको, ऑर्थो, पारा और मेटा आइसोमर्स को, फॉलो कर तो बात को। जैसे हम लोग क्या बात करें, यहाँ Cl है और यहाँ Cl है, बोले थे ना ये वाला पोजीशन, ये इसको 1 करोगे तो ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5, ये 6। तो हम लोग क्या बात करते हैं जी, इस केस में अगर बात करें तो हम लोग बात करते हैं क्या,
ये वाला ऑर्थो आइसोमर्स बोलते हैं, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। अगर ये वाला पोजीशन, ये वाला को क्या बोलते हैं, ऑर्थो, इसको और इसको ऑर्थो बोलते हैं। और यहाँ 3 और 5 को क्या बोलते हैं जी, 1 के रिस्पेक्ट में क्या बोलते हैं, मेटा, और इसको क्या बोलते हैं, पारा। तो ऑर्थो, मेटा और पारा आइसोमर्स में डिस्टिंक्शन के लिए अगर बात करें डायपोल मोमेंट का तो हो सकता है। कैसे, देखिए जरा, ये ऑर्थो आइसोमर्स है, क्यों, यहाँ पर 1 और 2 में क्लोरीन प्रेजेंट है। अगला अगर हम लोग बात करें तो ये क्या होगा जी, ये होगा ऐसा, ये मेटा आइसोमर्स हुआ। और ये वाला क्या हुआ, अरे बाबू, पारा, यहाँ Cl और यहाँ Cl बताए थे ना। ये और ये ऑर्थो, ये क्या बोलते हैं जी, मेटा, ये और ये ऑर्थो बोलते हैं। और ये क्या हुआ, मेटा, और ये वाला क्या हुआ, पारा। तो अल्टीमेटली हम लोग क्या बात करते हैं, देखिए तो यहाँ पर बॉन्ड एंगल क्या होगा इसके बीच में, 1, इस केस में 60 डिग्री। कितना होगा जी, थीटा इक्वल टू यहाँ 60 डिग्री होगा। फॉलो करते हो, देख लो आप, क्लियर है, कितना होगा, थीटा इक्वल टू, हम लोग बात करते हैं 60 डिग्री। फॉलो करते हो बात को, ये होगा 60 डिग्री। और यहाँ देखिए क्या होगा, ये होगा 120 डिग्री। कितना होगा जी, दिखाई पड़ रहा है, मेटा में हम लोग बात करते हैं 120 डिग्री। ये मेटा आइसोमर्स है, मेटा डाइक्लोरोबेंजीन। ये क्या है, पारा। और यहाँ क्या है, देखो तो ये हो गया 180 डिग्री, नहीं होगा, देखो तो, अरे एक इधर एक इधर, ये 180 डिग्री। तो बताइए जरा सा, यहाँ थीटा इक्वल टू कितना हुआ, 60, यहाँ थीटा इक्वल टू 120 डिग्री, यहाँ हम लोग बात करते हैं थीटा इक्वल टू क्या बात करते हैं, 180 डिग्री। तो देखिए जरा सा, इस केस में हम लोग क्या बात करते हैं जी, हमको आपको बताए थे उधर, क्या बोले थे, म्यू रिजल्टेंट इक्वल टू, फिर से बोल रहे हैं, μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस μ1 μ2 कॉस थीटा, और इसका स्क्वायर रूट कर दीजिएगा। पीछे स्क्वायर रूट छूट गया था। हम लोग क्या बात करते हैं जी, इस केस में अगर बात करें तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं क्या जी, थीटा के साथ रिजल्टेंट का क्या रिलेशन है, कॉस थीटा का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जी। लेकिन पता है ना आपको, और ये किसका प्रोपोर्शनल होता है, म्यू रिजल्टेंट। म्यू रिजल्टेंट अगर हम लोग बात करें तो 1/थीटा होता है प्रोपोर्शनल, कहने मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू थीटा होता है। कॉस थीटा का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लेकिन थीटा का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब क्या हुआ, लेसर द बॉन्ड एंगल लार्जर विल बी द रिजल्टेंट, मतलब लार्जर विल बी द डायपोल मोमेंट। फॉलो करते हो बात को, तो बोलिए सबसे ज़्यादा डायपोल मोमेंट किसका होगा, सबसे कम बॉन्ड एंगल जिसका है इसका, फिर किसका होगा इसका, फिर किसका होगा इसका तो हम लोग बात कर सकते हैं 0, क्योंकि 180 हो गया। फॉलो करते हो बात को। तो नेचुरल बात हम लोग क्या बात करते हैं जी, यहाँ पर हम लोग बात करते हैं ऑर्थो, मेटा और पारा के बीच में डिस्टिंक्शन भी हम लोग कर सकते हैं, किसके मदद से, डायपोल मोमेंट की मदद से, डायपोल मोमेंट की मदद से। फॉलो करते हो बात को, थोड़ा सा फिजिक्स लगाइएगा। थीटा अगर पता चल गया तो रिजल्टेंट फटाफट निकाल सकते हैं आप। थीटा तो देख रहे हैं आप कैसे है, 60 है, 120 है, फिर हम लोग क्या बात करते हैं, 180 डिग्री है। क्लियर है। चलिए जरा अगला हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पर तो ये चीज़ हुआ कि जो थ्योरी बोला, मतलब थीटा 60 था तो 60 ही रह गया, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। लेकिन अगर कहीं पर थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल के बीच में डिस्टिंक्शन बोले तो यहाँ पर प्रैक्टिकल वैल्यू थ्योरेटिकल वैल्यू से कहीं कहीं फिर क्या हो सकता है जी, ये चेंज भी हो सकता है रे बाबू। तो देखिए अगर बेंजीन रिंग में ग्रुप कहीं अलग अलग हो ना तो क्या हो सकता है, प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल वैल्यू चेंज हो सकता है जी। कैसे, देखिए यहाँ Cl है और यहाँ Cl है। फॉलो करते हो बात को। और क्या है जी, या हम लोग बात करते हैं यहाँ CH3 है और यहाँ हम लोग क्या बात करते हैं, CH3 है। क्या है जी, यहाँ CH3 है और वहाँ CH3 है। तो नेचुरल बात है एक तीसरा ग्रुप अगर आप डाल दीजिए, ए वाला, क्या यहाँ OH है और यहाँ Cl है। तो देखिए इसके बीच में अगर डिस्टिंक्शन करना पड़े, सब ऑर्थो आइसोमर्स है, तो हम लोग क्या बात करते हैं जी, इसके बीच में डिस्टिंक्शन करना पड़े कि बताइए जरा किसका हम लोग बात करते हैं, डायपोल, प्रैक्टिकल डायपोल मोमेंट
या हम लोग बात करते हैं थ्योरेटिकल डायपोलमेंट के बीच में डिफरेंस हो। थ्योरेटिकल डायपोलमेंट मतलब क्या, जो एंगल से आप थीटा से निकाल रहे हो, नॉर्मल क्या है सब में बॉन्ड एंगल 60 डिग्री है, उससे निकालते हो। तो हम लोग बात करते हैं म्यू प्रैक्टिकल या म्यू एक्चुअल, और हम लोग बात करते हैं म्यू ऑब्जर्व के बीच में, ये सॉरी म्यू थ्योरेटिकल के बीच में क्या रिलेशन होगा ये तीनों केस में, आप बता सकते हैं। म्यू प्रैक्टिकल और म्यू थ्योरेटिकल, म्यू प्रैक्टिकल और म्यू थ्योरेटिकल। पढ़ने मतलब क्या हुआ, जो थ्योरेटिकल वैल्यू हम लोग बॉन्ड एंगल से निकालते थे इस ये वाला, और जो एक्चुअल वैल्यू है, जो प्रैक्टिकल वैल्यू है, जो ऑब्जर्व वैल्यू है, उसके बीच में क्या रिलेशन होगा ये आप बता सकते हैं यहाँ पर। हेलो, या इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या जी, एक्सपेरिमेंटल भी बोल सकते हैं, म्यू एक्सपेरिमेंटल भी बोल सकते हैं इसको, या म्यू प्रैक्टिकल वैल्यू बोल सकते हैं, या म्यू ऑब्जर्व बोल सकते हैं, जो भी बोलिए। मतलब म्यू एक्चुअल क्या होगा वो भी बात कर सकते हैं। कहने मतलब एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन जो किया गया और थ्योरेटिकली जो डिटरमाइन किया गया, इसमें ये तीनों केस में क्या रिलेशन होगा। फॉलो करते हो बात को। इधर देखिए जरा सा आप, यहाँ पर अगर थ्योरेटिकली डिटरमाइन करिएगा तो बॉन्ड एंगल कितना होगा 60 डिग्री, लेकिन अगर एक्चुअल बात करने जाओ तो यहाँ लॉन पेयर है रे बाबू, तो लॉन पेयर है तो क्या होगा, ये लॉन पेयर और लॉन पेयर के बीच में क्या हुआ, रिपल्सन होगा। तो बोलिए जो 60 डिग्री बॉन्ड एंगल है, इससे क्या बॉन्ड एंगल थोड़ा बढ़ेगा, एकदम बढ़ेगा, बढ़ेगा ना, बोलो ना आप। और बोलो बॉन्ड एंगल अगर बढ़ेगा तो अभी बताए थे आपको थीटा बढ़ेगा, थीटा बढ़ रहा है यहाँ पर ना ड्यू टू रिपल्सन, थीटा क्या होगा जी 60 से बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा वो तो प्रैक्टिकल वैल्यू से पता चल जाएगा, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से पता चल जाएगा, लेकिन इतना तय बात है यहाँ लॉन पेयर के बीच में रिपल्सन होगा, और जब रिपल्सन होगा रे बाबू तो जरूर वेरी करेगा थ्योरेटिकल वैल्यू, किसके साथ, एक्सपेरिमेंटल से, क्योंकि थ्योरेटिकल वाला कहाँ से निकाल रहे हैं हम लोग 60 डिग्री से, बट अभी 60 से ज़्यादा होगा। अब बोलिए, हम बोले ना म्यू रिजल्टेंट जो होता है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू थीटा होता है ना, बोलो ना आप। तो नेचुरल बात है यहाँ थीटा बढ़ेगा, तो थीटा बढ़ेगा तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू क्या होगा, अरे थीटा बढ़ने से एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो निकलेगा वो क्या होगा, घटेगा। नेचुरल बात है यहाँ म्यू एक्सपेरिमेंटल कम होगा और म्यू थ्योरेटिकल ज़्यादा होगा। फॉलो कर दो बात को, क्योंकि 60 था इसका तो थ्योरेटिकल वैल्यू 60 था, अभी 60 से 70 80 कुछ भी हो गया 90, हम इमेजिन करते हैं। तो जैसे ही हम लोग बात करते हैं बॉन्ड एंगल बढ़ेगा तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू क्या होगा, घटेगा, क्योंकि थीटा का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यहाँ देखिए जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू और थ्योरेटिकल वैल्यू जो बॉन्ड एंगल से निकालेंगे आप, ये क्या है 60 डिग्री है। आप बोलिए इसके बीच में कुछ रिपल्सन होगा, नहीं होगा, क्योंकि लॉन पेयर है नहीं, तो अल्टीमेटली रिपल्सन नहीं के बराबर होगा। तो जो बॉन्ड एंगल होगा 60 डिग्री वो एज यूजुअल रहेगा, एक जैसा ही रहेगा। तो नेचुरल बात है आप थ्योरेटिकली निकालोगे 60 डिग्री से, और एक्सपेरिमेंटली में भी जब रिपल्सन नहीं हो रहा है तो बॉन्ड एंगल चेंज नहीं होगा, तो 60 डिग्री होगा, तो दोनों यहाँ क्या हो जाएगा, इक्वल होगा। कहने मतलब दोनों ग्रुप में रिपल्सन नहीं हो तो अल्टीमेटली क्या होगा, जो थ्योरेटिकली निकालोगे वही एक्सपेरिमेंटल होगा। मतलब अगर एंगल चेंज नहीं हो किसी भी इफेक्ट के चलते तो नेचुरल बात है जो थ्योरेटिकल वैल्यू होगा वही एक्सपेरिमेंटल होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या कंडीशन फुलफिल हो रहा है, हाइड्रोजन मस्ट बी प्लेस बिटवीन टू हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। देखो एक और एक हाइड्रोजन बीच में है, और वो ऑक्सीजन फ्लोरीन और क्या बोलते हैं नाइट्रोजन ही बनाता है हाइड्रोजन बॉन्ड, तो बना ही रहा है। तो नेचुरल बात हम लोग क्या बात करते हैं, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा जी, तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा तो क्या होगा बोलो, तो इसके H+ और Cl- के बीच में अट्रैक्शन होगा। अरे अट्रैक्शन होगा तो बॉन्ड एंगल क्या होगा जी 60 डिग्री से घट जाएगा, बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा, बॉन्ड एंगल तो बॉन्ड एंगल 60 से अगर कम होगा रे बाबू तो अब फिर वही बात, थीटा कम हो रहा है वहां पर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड, ड्यू टू अट्रैक्शन बिटवीन H+ एंड Cl-, तो अल्टीमेटली अट्रैक्शन के चलते बॉन्ड एंगल जैसे ही घटा तो रिजल्टेंट बढ़ा, मतलब एक्सपेरिमेंटल वैल्यू बढ़ा, मतलब एक्चुअल डायपोलमेंट यहाँ ज़्यादा हो जाएगा। थ्योरेटिकली अगर बात करें तो 60 दे के निकालेंगे, अगर हम लोग बात करते हैं एक्सपेरिमेंटली तो 60 से कम 50 40 30 कुछ भी बात कर सकते हैं हम लोग समझने के लिए। तो नेचुरल बात है बॉन्ड एंगल जैसे ही घटेगा एक्सपेरिमेंटल वैल्यू बढ़ेगा, बॉन्ड एंगल में कोई चेंज नहीं, जो एक्सपेरिमेंटल वही थ्योरेटिकल, और यहाँ पर क्या हो रहा है बॉन्ड एंगल बढ़ रहा है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, प्रैक्टिकल वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू, ऑब्जर्व वैल्यू क्या होगा रे बाबू, घटेगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं होगा, क्या दिक्कत होगा इसमें। चलिए अगला हम लोग क्या बात करते हैं जी, ये सब बात आप ध्यान रखिएगा, बहुत तरीका का बात बनाएगा,
फंसना नहीं है। फॉलो कर तो बात को, क्या करना है जी, फंसना नहीं है। चलिए अगला एक ठोर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बोलता है भैया जरा यहाँ क्या है, OH है। फॉलो कर तो बात को, यहाँ क्या है जी, OH है। और यहाँ क्या है, Cl है। तो बोलता है जरा डायपोल मोमेंट किसका ज़्यादा होगा। फॉलो कर तो बात को, क्या होगा जी, डायपोल मोमेंट किसका ज़्यादा होगा। थोड़ा पानी पीते हैं जी, प्यास लग गई है हमको। जरा आप बताइए दोनों में डायपोल मोमेंट किसका ज़्यादा होगा, सोच के बताइए। बताइए जी, किसका डायपोल मोमेंट ज़्यादा होगा, जल्दी बताइए। अरे इसका ज़्यादा होगा, इसका तो 0 होगा, म्यू इक्वल टू, इसको ए कैंसिल कर देगा, नहीं करेगा, 180। देख रहे हैं ना आप। तो नेचुरल बात है, यहाँ म्यू इक्वल टू 0, मोलिक्यूल क्या होगा, नॉन पोलर। और यहाँ पर क्या होगा, देखो यहाँ पर हम लोग ऐसे बात करते हैं जी, समझ रहे हो बात को। तो इसका कुछ होगा, इसका भी कुछ होगा। तो दोनों का रिजल्टेंट एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है, देख रो, इसका भी कुछ होगा, इसका भी कुछ होगा। तो नेचुरल बात है, रिजल्टेंट जरूर कुछ होगा। ये वाला कुछ क्या होगा उससे हमको मतलब नहीं है, लेकिन म्यू इज ग्रेटर देन 0 जरूर होगा, क्योंकि कैंसिल नहीं करेगा। फॉलो बात को। आप बोलिएगा सर इधर एच कर दीजिए, तो एक्चुअली हम लोग एच नहीं कर सकते उधर, क्योंकि यहाँ प्रैक्टिकल वैल्यू दिखा रहा है। अगर एच इधर हम लोग कर देते तो क्या होता जी, इसको ये कैंसिल कर देता, बट ऐसा नहीं है। हम लोग बात करते हैं ऐसा इसलिए नहीं, क्योंकि म्यू यहाँ पर क्या होता है, डायपोल मोमेंट इसका देखा गया है, प्रैक्टिकल वैल्यू ज़्यादा होता है 0 से, मतलब कुछ होता है। मतलब इस केस में क्या होगा, इसका रिजल्टेंट कुछ होगा, मतलब इसका डायपोल मोमेंट कुछ होगा, लेकिन इसका देखो पूरी तरह कैंसिल कर रहा है। तो क्या होगा डायपोल मोमेंट जी, इसका 0, मतलब इसका ज़्यादा होगा, इसका कम होगा। फॉलो कर तो बात को, क्लियर है, क्या होगा इसका जी, कम होगा। अब देखो कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि यहाँ पर कुछ एक ठो है क्लोरोबेंजीन में, यहाँ पर CCl इस बॉन्ड का दिया हुआ X है। फॉलो कर तो बात को, तो इसका X है क्या जी, डायपोल मोमेंट या बॉन्ड मोमेंट बोलो एक ठो का। तो नेचुरल बात हम लोग क्या बात करते हैं, बोला इसका क्या होगा, जरा बताइए। बता सकते हैं आप लोग। बोलता है ये वाला का कितना है, X है। CCl बॉन्ड यहाँ जो है ना, इसका आप लोग क्या बात करते हैं जी, X है। बॉन्ड मोमेंट बोलिए या मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट बोलिए, क्या बात करते हैं जी, X है। तो यहाँ पर उस कंपाउंड में आप बताइए जरा सा, डायपोल मोमेंट क्या होगा। फॉलो कर तो बात को, अगर उसका वैल्यू X दिया हुआ है तो ई लोग का क्या होगा, बता सकते हैं आप। हेलो, देखिए ट्राई करिए। देखिए कोशिश करिए, इसको देखने के लिए आप देखिए जरा सा। यहाँ पर जब भी कोई कन्फ्यूजन हो तो ये बात याद रखना, बॉन्ड एंगल वाला में हम लोग बात करते हैं यहाँ से यहाँ तक हम लोग क्या बात करते हैं, ये वाला कितना होगा जी 60, ये वाला कितना होगा जी 60, और ये वाला कितना होगा 60। क्यों, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक कितना होता है 120 डिग्री। फॉलो कर तो बात को, क्लियर है। इधर भी होगा, ये वाला कितना होगा 60, ये वाला कितना होगा 60, और ये वाला कितना होगा 60, तो 120 होगा। तो नेचुरल बात हम लोग क्या बात करते हैं जी, इस केस में हम लोग बात करते हैं, देखिए ये वाला का डायपोल मोमेंट X है और इसका X है, तो ये वाला X और ये वाला इक्वल एंड अपोजिट है, कैंसिल करेगा, कैंसिल करेगा। लेकिन ये दोनों का रिजल्टेंट तो कुछ होगा ना बाबू। तो ये दोनों का बीच में क्या रिजल्टेंट होगा बोलो तो, ये 60 तो इधर भी 60 होगा कि नहीं, मतलब 60 60 मतलब कितना बॉन्ड एंगल हुआ रे, अरे 120 हुआ रे बाबू। कितना हुआ इसके बीच में एंगल, थीटा
120। फॉलो करते हो बात को, क्या होगा 120। तो बोलिए इसका x बोला है और इसका x है और एंगल दोनों के बीच में कितना बता रहा है, अरे 60। इसके बीच में यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक 120। तो हम लोग बात करते हैं यहाँ पर म्यू रिजल्टेंट निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, अरे ये हम लोग बात करते हैं इसके लिए लिखेंगे एक्स स्क्वायर, इसके लिए भी लिखेंगे एक्स स्क्वायर और इधर क्या हो जाएगा जी 2 इंटू क्या होगा, अरे वही ना म्यू 1 स्क्वायर, ये म्यू 1 स्क्वायर म्यू 2 स्क्वायर, फिर हम लोग क्या बात करते हैं ट्वाइस म्यू 1 म्यू 2, 2 इंटू एक्स और इंटू एक्स और फिर क्या बात करते हैं इंटू कॉस थीटा। फॉलो कर तो बात को, और कॉस थीटा इस केस में कितना होगा 120, कितना होगा जी 120 डिग्री, इसका स्क्वायर रूट कर लीजिए। तो देखिए ये फाइनली कितना होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और हम लोग बात करते हैं देखिए यहाँ पर क्या होगा 120 का वैल्यू क्या होता है जी, इसके लिए वैल्यू होता है -हाफ, तो -हाफ यहाँ पुट कर दीजिए तो हाफ कट गया और एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा अरे बाबू माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये दोनों कट गया जी, तो इसका स्क्वायर रूट हम लोग कर देते हैं, क्या होगा ये तो कट गया, तो नेचुरल बात है एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, मतलब कितना हो गया जी रिजल्टेंट, ये एक्स हो गया, कितना हुआ जी एक्स। तो बोलिए इस मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट कितना हो गया एक्स। क्या फॉलो करते हो बात को, तो इस तरह से इसके मदद से भी हम लोग निकाल सकते हैं क्या जी रिजल्टेंट, इस तरह से भी क्वेश्चन देता है, बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है। जरा देखिएगा ये जो एंगल है इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, फॉलो करते हो बात को, ये एंगल को ध्यान रखिएगा, क्लियर है, इतना बात आप ध्यान रखिए। रिजल्टेंट निकालने वाला फिजिक्स वाला फॉर्मूला थोड़ा ठीक से लगाइए, एंगल को सही से डिटरमाइन करिए, तो किसी भी तरह से क्वेश्चन फ्रेम करेगा तो आपको बन जाएगा। और इस सब चीज़ का फिर एप्लीकेशन बहुत सारा होगा उधर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जीओसी में, तो और भी सारा बात आपका क्लियर हो जाएगा जी, और भी सारा बात क्लियर हो जाएगा। ऑर्गेनिक का एक एग्जाम्पल हम बता रहे हैं अब क्या जी, इसका नेक्स्ट एप्लीकेशन अगर हम लोग बात करें तो डिस्टिंक्शन बिटवीन हम लोग बात करते हैं क्या, दो ठो कंपेयर कर सकते हैं किसके बीच में, सीसो ट्रांस आइसोमर्स के बीच में, किसके बीच में जी सीसो ट्रांस आइसोमर्स के बीच में। जैसे देखिए जरा सा आप CH3H C डबल बॉन्ड और इधर क्या है CH3 इधर H, और इधर क्या है जी CH3H और इधर C डबल बॉन्ड और इधर H और इधर CH3। देखिए जरा सा यहाँ पर दोनों सिमिलर ग्रुप सेम साइड में है जी, ये घूम सकेगा नहीं क्योंकि रोटेशन अबाउट ये पाई बॉन्ड इज, पाई बॉन्ड आ गया नॉट पॉसिबल, इसलिए ये सी ही रहेगा, क्योंकि पाई बॉन्ड मतलब लकड़ी का दो ठो टुकड़ा लो दूगो काटी मारो जी, पाई बॉन्ड। तो नेचुरल बात है यहाँ C है, यहाँ C है, यहाँ CH3 है, यहाँ H है, यहाँ CH3 है, यहाँ H है, घूम पाएगा नहीं घूम पाएगा। तो ये क्या हो गया सिमिलर साइड में है, ये वाला चीज़ वहाँ है सीस होगा। अगर कहीं ऐसा रहेगा H और इधर CH3 तो देखो सिमिलर ग्रुप ऑपोजिट साइड हो गया, इसको क्या बोलते हैं हम लोग बाबू ट्रांस, क्या बोलते हैं ट्रांस। ये भी बोलेगा घूम के सीस हो जाएगा, नहीं हो पाएगा, इसलिए यहाँ सीस ही रहेगा, ट्रांस ही रहेगा, क्योंकि रोटेशन अबाउट ये पाई बॉन्ड इज नॉट पॉसिबल, रोटेशन अबाउट ये पाई बॉन्ड इज नॉट पॉसिबल। फॉलो कर तो बात को। अब हम लोग क्या बात करते हैं यहाँ पर भी देखिए, इस केस में अगर हम लोग बात करें ये सीस है और ये क्या है ट्रांस है, सिमिलर ग्रुप अपोजिट साइड में है। फॉलो कर तो बात को। और इस मॉलिक्यूल को हम लोग क्या बोलते हैं सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, क्योंकि इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, यहाँ से हो सकता है ना जी। हम लोग का बॉडी क्या है बायलैटरली सिमेट्रिकल है। फॉलो करते हो बात को, इधर से काटेंगे बॉडी को 2 इक्वल पार्ट में, एक्सटर्नली होगा, अंदर का ऑर्गन का बात मत करिए और काटना भी नहीं है, समझना है केवल। फॉलो करते हो ना बात को। हाँ तो हम लोग क्या बात करते हैं देखिए, ये सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, यहाँ पर देखिए इसका कुछ होगा रिजल्टेंट और इसका भी कुछ होगा। फॉलो करते हो बात को, और इसका भी कुछ होगा और इसका भी कुछ होगा। तो देखो इसके और इसके लिए रिजल्टेंट तो कुछ होगा ही, कहने मतलब म्यू जरूर ग्रेटर देन 0 होगा, पूरी तरह से कैंसिल तो कर नहीं रहा है। तो हम लोग क्या बात करते हैं जी, इस केस में हम लोग क्या बात करते हैं, इस केस में अगर बात करें तो म्यू इज ग्रेटर देन 0 होगा। अब हम लोग बात करते हैं, देखो इसको ये कैंसिल नहीं कर पा रहा है, इसको भी नहीं कैंसिल कर पा रहा है, तो नेचुरल बात है इसका भी कुछ होगा इसका भी कुछ होगा, क्योंकि दोनों डिसिमिलर है, तो नेचुरल बात है म्यू ग्रेटर देन 0 होगा। लेकिन देखिए यहाँ ये वाला को कैंसिल कर रहा है, दोनों तरफ सिमिलर है, यहाँ ये वाला को कैंसिल कर रहा है, दोनों तरफ सिमिलर है, हो करेगा ही कैंसिल, कहने मतलब ये वाला इसको कैंसिल करेगा, ये वाला इसको कैंसिल करेगा, मतलब म्यू इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। तो ये मॉलिक्यूल क्या होगा जी पोलर, ये क्या होगा
नॉन पोलर। फॉलो करते हो मत को, कहने मतलब डायपोल मोमेंट किसका ज़्यादा होता है जनरली जी, जनरली बात कर रहे हैं, एक्सेप्शनली कुछ गड़बड़ होता है देखेंगे हम लोग, इसका ज़्यादा होता है। क्या होता है जी, इसका ज़्यादा होता है। अगर हम लोग बात करें इसका, किसका जी, CH3 और H का, यहाँ C डबल बॉन्ड, और इधर हम लोग बात करते हैं CH2 CH3 और इधर H, और हम लोग बात करते हैं इधर CH3 इधर H, इधर C डबल बॉन्ड, इधर हम लोग बात करते हैं H, और इधर क्या बात करते हैं, अरे बाबू CH2 CH3 CH2 CH3। अब बताइए इसको क्या बोलेंगे, सीस, क्योंकि यहाँ एक साइड में सिमिलर है कि नहीं, एक साइड रहे चाहे दोनों साइड सिमिलर रहे, दोनों CC है। फॉलो मत को, ये बढ़िया सीस है, थोड़ा खराब सीस है, कोई बात नहीं, ये बेस्ट है, ये बेटर है, समझ को, ये बेटर वो बेस्ट, दोनों तरफ सिमिलर। चलिए कोई बात नहीं, कहने मतलब एक साइड सिमिलर रहे चाहे दो साइड सिमिलर, दोनों को CC बोलते हैं। यहाँ पर देखिए सिमिलर तो क्या हो गया, सिमिलर वाला ऑपोजिट साइड हो गया ना दोनों H, तो इसको क्या बोलेंगे, ट्रांस। फॉलो कर दो बात को, क्या जी, ट्रांस। अब बताइए जरा सा, ये वाला इस इधर और ये वाला इधर कैंसिल कर पाएगा नहीं, ये वाला इधर और ये वाला इधर कैंसिल कर पाएगा नहीं, तो ये इसका और इसका रिजल्टेंट कुछ होगा, मतलब म्यू इज ग्रेटर देन 0। यहाँ देखिए ये तो कैंसिल कर देगा, अरे बाबू इसको ये कैंसिल कर देगा, लेकिन ये वाला इसको कैंसिल कर पाएगा नहीं, क्योंकि यहाँ CH3 यहाँ CH2 CH3 है। देखिएगा ये ज़्यादा स्ट्रॉन्गर प्लस आई है, पढ़ेंगे आप, उधर पढ़े थे GOC में, तो ये इसको कैंसिल नहीं कर पाएगा। क्यों, क्योंकि ये डिसिमिलर है। तो नेचुरल बात है, इसके चलते तो कुछ नहीं होगा, लेकिन इसके चलते तो कुछ होगा ना जी, क्योंकि दोनों तरफ इक्वल ग्रुप नहीं है ना जी। तो नेचुरल बात है यहाँ भी म्यू इज ग्रेटर देन 0 होगा। कहने मतलब अगर हम लोग इन नट सेल बात करें तो यहाँ म्यू कुछ होगा, यहाँ म्यू कुछ नहीं होगा। कहने मतलब यहाँ डायपोल मोमेंट कुछ होगा, यहाँ डायपोल मोमेंट कुछ भी नहीं होगा, यहाँ भी डायपोल मोमेंट कुछ होगा, यहाँ भी डायपोल मोमेंट कुछ होगा, लेकिन ये वाला कुछ से कम होगा। कहने मतलब क्या हुआ, डायपोल मोमेंट ऑफ सीस फॉर्म इज ग्रेटर देन ट्रांसफॉर्म, डायपोल मोमेंट ऑफ सीस फॉर्म इज ग्रेटर देन ट्रांसफॉर्म। क्योंकि देखो यहाँ इसी के चलते कुछ होगा, यहाँ इसके दोनों चलते कुछ होगा, मतलब यहाँ डायपोल मोमेंट ये 2 ठो के चलते कुछ होगा, यहाँ केवल एक ही ठो के चलते कुछ होगा। तो नेचुरल बात है ये वाला ज़्यादा होगा ना, बोलो ना आप। कहने मतलब डायपोल मोमेंट सीस का कुछ होता है और ट्रांस का सिमेट्रिकल मोलेक्युल के केस में कुछ भी नहीं होता। ये सिमेट्रिकल मोलेक्युल है, ये देखो ये अनसिमेट्रिकल, इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर पाओगे यहाँ से, नहीं। तो डायपोल मोमेंट सीस फॉर्म का सिमेट्रिकल मोलेक्युल केस में कुछ होता है, ट्रांस का कुछ भी नहीं होता। और अगर हम लोग बात करें अनसिमेट्रिकल मोलेक्युल के केस में, तो डायपोल मोमेंट सीस का भी कुछ होता है, ट्रांस का भी कुछ होता है अनसिमेट्रिकल मोलेक्युल केस में, लेकिन क्या जी, डायपोल मोमेंट सीस का ट्रांस से ज़्यादा होता है। फॉलो करते हो बात को, यहाँ क्या हुआ, सिमेट्रिकल मोलेक्युल में डायपोल मोमेंट कुछ हुआ सीस का, ट्रांस का कुछ भी नहीं हुआ। और अनसिमेट्रिकल मोलेक्युल में डायपोल मोमेंट सीस का भी कुछ हुआ, ट्रांस का भी कुछ हुआ, लेकिन सीस का डायपोल मोमेंट ट्रांस से थोड़ा ज़्यादा हुआ। क्लियर है जी, ये कुछ क्या हुआ, जरूरत नहीं है रट्टा लगाने का। फॉलो करते हो बात को, ये ज़्यादा होगा ये कम होगा। तो बोलिए जब डायपोल मोमेंट ज़्यादा होगा तो क्या होगा जी, पोलरिटी ज़्यादा होगा, पोलरिटी ज़्यादा होगा तो क्या होगा जी, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, डेंसिटी ज़्यादा होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा। तो जनरली सीस का क्या होता है जी, सब ज़्यादा होता है, ट्रांस का सब कम होता है। फॉलो करते हो बात को, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट ट्रांस का क्या होता है, थोड़ा ज़्यादा होता है। देखेंगे हम लोग जब पढ़ेंगे क्यों होता है सो। तो नेचुरल बात है, सीस का क्या हुआ, डायपोल मोमेंट ज़्यादा हुआ, पोलरिटी ज़्यादा हुआ, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हुआ, डेंसिटी ज़्यादा हुआ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा हुआ। फॉलो करते हो बात को, लेकिन ट्रांस का ये सब सारा कम होता है। लेकिन ये जनरल बात किए थे हम लोग, लेकिन अगर कहीं एक्सेप्शन हो जाए सारे बाबू, क्या एक्सेप्शन, देखिए जरा, एक्सेप्शनली कहीं उल्टा भी हो जाता है जी। तो इसलिए ज़रा इफेक्ट वॉच करना है आपको। इधर देखिए ना, इस केस में अगर हम लोग बात करें, यहाँ पर CH3 लिखे और यहाँ Cl लिख दिए, और यहाँ पर क्या लिख दिए, Cl, तो ये क्या हुआ, देखो तो ये सीस फॉर्म हुआ, ये ट्रांसफॉर्म हुआ। क्लियर है। अब देखो यहाँ इसका कुछ होगा, इसका कुछ होगा, और ये दोनों का कुछ होगा। अब देखो इधर क्या होगा, इसका और इसका, इसको ये थोड़ा कैंसिल करेगा जी, तो इसका भी कुछ होगा और इसका भी कुछ होगा, दोनों का रिजल्टेंट कुछ होगा ना। लेकिन इधर देखिए, इसको एक्चुअली प्लस आई बोलते हैं, क्या बोलते हैं,
प्लस आई ग्रुप पढ़ चुके हैं उधर जीओसी में। क्या होता है एल्काइल ग्रुप, क्या होता है जी प्लस आई ग्रुप होता है। ये क्या होता है माइनस आई ग्रुप। तो देखिए जरा सा यहाँ प्लस आई है और ये वाला अभी उल्टा हो जाएगा डायरेक्शन, समझ रहे हो क्या होगा जी, उल्टा हो जाएगा। ऐसे फॉलो करते हो बात को। तो देखिए ये वाला प्लस आई ग्रुप है, ये माइनस आई ग्रुप है। कहने मतलब एक आदमी पीछे से धक्का लगा रहा है और एक आदमी आगे से खींच रहा है। अरे माइनस आई मतलब खींच रहा है इधर और इधर धक्का लगा रहा है। तो बोलिए इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट यहाँ ज़्यादा नहीं होगा। इधर इलेक्ट्रॉन को ये धकेल रहा है, इधर ये खींच रहा है, एक ही डायरेक्शन में लगा रहा है फोर्स। तो क्या फोर्स ज़्यादा नहीं लगेगा? अल्टीमेटली लगेगा जी। कोई एक आदमी इधर पीछे से धकेल रहा है किसी को और दूसरा आदमी उधर आगे से उसको खींच भी रहा है, तो दोनों फोर्स अगर एक ही डायरेक्शन में लगेगा तो क्या डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा नहीं होगा? एकदम होगा। वही चीज़ यहाँ भी हो रहा है। इलेक्ट्रॉन को इधर ये धकेल रहा है जी, इलेक्ट्रॉन को पुश कर रहा है जी, कौन? प्लस आई, और ये माइनस आई ग्रुप है। Cl इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप है। प्लस आई और माइनस आई का चर्चा हम लोग कर चुके हैं। कहाँ पर? इंडक्टिव इफेक्ट में, जीओसी में। फॉलो करते हो बात को। अगर कुछ कन्फ्यूजन हो, अगर भूल गए आप तो जरा वहाँ से देख लीजिएगा। तो ये प्लस आई क्या करता है? इलेक्ट्रॉन धकेलेगा, ये क्या है? इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो एक ही डायरेक्शन में दोनों अलग फोर्स लग रहा है, दोनों एक ही तरह फोर्स लगा रहा है, तो इस जगह पर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा जी? ज़्यादा होगा। यहाँ पर देखिए इधर लगा रहा है, इधर लगा रहा है, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में, यहाँ डिस्प्लेसमेंट कम नहीं होगा। तो बोलिए डिस्प्लेसमेंट यहाँ कम हुआ, यहाँ डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हुआ। तो इलेक्ट्रॉन अगर ज़्यादा डिस्प्लेस करेगा तो पोलरिटी ज़्यादा होगा, पोलरिटी ज़्यादा होगा तो क्या होगा? डिग्री ऑफ पोलरिटी ज़्यादा होगा। और डिग्री ऑफ पोलरिटी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? डायपोलमेंट। तो अल्टीमेटली इस केस में किसका ज़्यादा डायपोलमेंट होगा? ट्रांस का। क्या होगा जी? ट्रांस का डायपोलमेंट ज़्यादा होगा यहाँ पर। कब? याद रखिएगा, इफ अगर डबल बॉन्डेड कार्बन में दो ठो डिफरेंट ग्रुप है, एक प्लस आई और एक माइनस आई, तो जो बात पहले बोले सब उल्टा हो गया। क्या हो गया? अब ट्रांस का ही डायपोलमेंट ज़्यादा हो गया। फॉलो करते रहो बात को। मतलब इफ डबल बॉन्डेड कार्बन कंटेन टू अपोजिट नेचर ग्रुप, दैट इज वन इज प्लस आई एंड अनदर इज माइनस आई, देन डायपोलमेंट ऑफ ट्रांसफॉर्म इज ग्रेटर देन सिस फॉर्म। क्लियर है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे डायपोलमेंट के बारे में। बहुत सारा एप्लीकेशन आपको बताया गया और भी बहुत सारा एग्जाम्पल मिलेगा। जितना बात बताया गया अगर इसका आप ध्यान रखते हो तो फिर क्या होगा जी, कहीं से क्वेश्चन नहीं छूटेगा। थोड़ा सा ध्यान से उसको बनाना है। फॉलो करते हो बात को। क्लियर है? चलो भाई बच्चों, अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं अगला टॉपिक के साथ। और आप लोग थोड़ा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ओके, मिलते हैं, बाय।